हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर हेवन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहते हैं कि खामोशी की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि अपने रूप से किसी भी इंसान को बैकफुट पर धकेल सकती है। सूरज ढलने के बाद हमारे गांव तो इतना खौफनाक बनता था, और साथ ही हमारे गांव के अंदर कुछ ऐसी रहस्यमयी ताकतें इधर उधर मंडराने लगती, जिन्हें देखने के बाद हर किसी का शरीर कांप उठता। एक शाम का समय था और सूरज अपनी हल्की हल्की किरणों के साथ अब पश्चिम दिशा की ओर डूबने को आया था, और थोड़ी थोड़ी ठंड लगातार गांव के ऊपर भर पा रही थी, मानो बहुत ही जल्द गांव में मौजूद सारे लोग सूरज ढलते ही अपने घर के अंदर लौट जाते थे। और मेरी माइंड सेट भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन आज मुझे किसी जरूरी काम के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा, और जब तक मैं गांव के अंदर लौटता तब तक रात के 8:30 बज चुका था। नवंबर का महीना चल रहा था, तो ठंड की शुरुआत अब शुरू हुई थी, जिससे इतना ज्यादा लेट तो नहीं था। लेकिन गांव वालों के मुताबिक हमारे गांव के अंदर जो कार्य शक्ति निवास करती थी, मुझे उनका खौफ सता रहा था। मगर मैं चुपचाप गांव के अंदर तक पहुंच गया। गांव में पहुंचने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी श्मशान घाट में अपने कदम बढ़ा चुका हूं, क्योंकि चारों तरफ किसी कुत्ते तक की मौजूदगी का एहसास तक नहीं था। मेरा घर गांव से थोड़ा बाहरी इलाके में था, जहां पहुंचने के लिए पूरे गांव को पार करना पड़ता था। गांव में एक मोहल्ला भी था, जिसे राष्ट्रपति मोहल्ला के नाम से जाना जाता था। उस वीरान इलाके में किसी भी इंसान के अंदर थोड़ा बहुत खौफ का प्रवेश करना कोई बड़ी बात नहीं थी, और मेरे अंदर भी खौफ की एक उम्मीद भरी हुई थी। मगर उसके बावजूद भी मैं चुपचाप घर की ओर बढ़ता गया। जब मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, तो घर से पहले एक साइड में एक छोटा सा खेत पड़ता था, और उस खेत के अंदर कोई घर भी नहीं था। मुझे उस खेत के अंदर छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर सफेद सफेद चादर चढ़ी नजर आई। उन चादरों को देखने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा था मानो वहां पर कोई मौजूद है। लेकिन हिम्मत कहां होने वाली थी कि मैं उस खेत के पास पहुंच सकूं। मैं उन चादरों की तरफ देखता हुआ सीधा अपने घर की तरफ रवाना हुआ, और चुपचाप घर में पहुंच गया। फिर घर में पहुंचने के बाद सबसे पहले मेरी नजर घर के सामने की तरफ पड़ी हुई एक सफेद चादर पर पड़ी, तो मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि तकरीबन 20 मिनट से मैं ऐसे ही चादर को देख रहा था। मैं घर के सामने पड़ी उस चादर के पास पहुंचा और उसे अपने हाथ से सहलाने लगा, और जब मैं उस चादर को उसके जगह से हिलाया, तो उसके नीचे लाल लाल धब्बे बने हुए थे, जो देखने में काफी अजीब लग रही थी। मैं उस चादर को उठाकर घर से बाहर फेंक आया, और घर के अंदर आने के बाद अपने मम्मी के पास पहुंचा और उस चादर के बारे में पूछने लगा। तो मेरे मम्मी ने बताया कि उन्हें उस सफेद चादर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने कोई भी चादर घर के सामने नहीं रखी थी जो एकदम सफेद और लाल धब्बे वाली हो। फिर मैंने इस बात को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं समझ चुका था कि इसके पीछे किसी और का ही हाथ है, जिसको समझ पाना कतई आसान नहीं था। उस रात मैं खाना खाने के बाद अपने बिस्तर की तरफ चला गया और आराम से नींद का मजा लेने लगा। रात के यही कुछ 11 बजे होंगे कि अचानक से ही मेरी नींद टूट गई। दरअसल ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे कदमों को छू रहा है, और जब मैंने उठकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मेरे मम्मी मेरे बगल वाले बिस्तर पर आराम कर रही थी। फिर हवा के एक झोंके के साथ घर के अंदर थोड़ा बहुत कचरा जम गया, और उसी कचरे के साथ एक चादर एक बार फिर हमारे घर के अंदर तक दाखिल हो गई। मैं उस चादर को देखने के बाद एक बार फिर थोड़ा हैरान था। मैं थोड़ा गुस्से से तिलमिला हुआ उस चादर के पास पहुंचा और उसे पकड़कर घर के बाहर तक ले आया, लेकिन उस चादर पर लाल धब्बों का कोई नामोनिशान तक नहीं था। मैं दरवाजे को बंद करके उस घर के अंदर पहुंचा ही था कि किसी ने मेरा हाथ जोर से जकड़ लिया, और जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि उस दरवाजे के बीचों बीच से एक हाथ घर के अंदर तक पहुंच चुका था। उस हाथ की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि मेरा दिल दहल उठा। मैं जोर जोर से आवाज देते हुए अपनी मम्मी को बुलाने लगा, और मेरी किस्मत अच्छी थी
कि जब तक मेरी मम्मी मेरे करीब पहुंची तब तक वहां का माहौल नॉर्मल बन चुका था। खैर, उस समय मैं अपने लाइफ में पहली बार किसी पैरानॉर्मल घटना का सामना किया था, जिस कारण मेरा पूरा शरीर पसीना छोड़ रहा था। फिर मैं किसी भीगी बिल्ली की तरह अपने रूम में पहुंच गया और मैं एक कंबल ओढ़कर चुपचाप आराम की नींद लेने लगा। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो सूरज की तेज तर्रार रोशनी पड़ने लगी, तो मैं एकदम से उठ गया। लेकिन आज घर के बाहर का माहौल काफी ज्यादा शोर शराबे वाला लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो घर के बाहर कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि काफी सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर किसी चीज के चारों तरफ खड़े हुए थे। और जब मैं उस चीज के पास पहुंचा तो हमारे गांव का एक लाश सफेद चादर के नीचे पड़ी हुई थी, जिसे देखकर मेरा गला सूख गया, क्योंकि पिछले 2 दिनों से इस सफेद चादर ने मेरे घर के ऊपर अपना कहर बरपा रखा था और अब तो इसने मुसीबतों के पहाड़ खड़े भी कर दिए थे। और अब तो यह साबित भी हो चुका था कि मैं अपने गांव के सभी लोगों को इसके बारे में बताना चाहता था कि ये सफेद चादर ही कुछ रहस्य दबा कर बैठी है। मगर यह बोल पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि आए दिन गांव के अंदर कुछ नया नया सा राज बन जाता है, जिस कारण ये बोल पाना हर दिन ही मुश्किल होता कि आज हमारे गांव के अंदर किसी काली शक्ति ने दाखिला लिया है। वानियत के उस गांव के अंदर अब धीरे धीरे मौत लगातार बढ़ती जा रही थी। तकरीबन 13 दिन पहले हमारे गांव के अंदर एक कच्ची मौत हुई थी और अब इस मौत के बाद पूरे गांव के अंदर एक दहशत फैल चुकी थी। सभी लोगों के मुताबिक अब इस गांव में बुरी शक्तियों का साया कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है, जिस वजह से लोग इस गांव को छोड़ने की अब बातें करने लगे थे। मगर हमें क्या पता था कि जिस रहस्य को हम सभी जानने की कोशिश कर रहे हैं वह गांव के बीचों बीच दफनाया गया है। दोस्तों, आखिर गांव के नीचे ऐसे कौन सा रहस्य दफनाया गया था जिसे जान पाना हर इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला था? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इस मौत को हुए आज 2 दिन बीत चुके थे। गांव भी धीरे धीरे वापस नॉर्मल होने के कगार पर था और सभी लोग अब अपने घरों में एक जेल की तरह कैद रहने लगे। सभी पहले से ज्यादा अपने घरों के अंदर निवास करते थे। टॉयलेट करने के लिए भी कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता। और इस बात से मैं भी अच्छी तरह रूबरू था कि अगर मैं भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत कर पाया तो फिर मेरा अंतिम संस्कार दूसरे दिन ही कर दिया जाएगा। एक सुबह की बात होगी जब मुझे फ्रेश होने के लिए गांव के पास के इलाके में जाना पड़ता था। उस दिन जब सुबह के 4 बजे मेरा दोस्त रुपेश मेरे घर के करीब पहुंचा और कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। जब मैं बाहर निकला तो सबसे पहले मैंने टार्च की रोशनी उसके मुंह पर मारी तो मैंने पाया कि असल में वह कोई और नहीं बल्कि रुपेश ही था। रुपेश मुझसे बोल रहा था कि सुबह हो गई है और अब हमें फ्रेश होने के बाद ऑफिस के लिए निकलना है। लिहाजा मैं भी पानी का एक लोटा उठाते हुए उसके पीछे पीछे चल दिया। उस घने कोहरे वाले क्षेत्र में चारों ओर डरावना सा नजारा दिखाई पड़ रहा था। आज तो धुंध भी छाई हुई थी, जिस वजह से सामने का वातावरण देख पाना भी आसान नहीं था। मैं अपने हाथ में लोटा लिए उस खेत के अंदर दाखिल हुआ जिसके पास हम लोग अक्सर फ्रेश होने के लिए निकलते थे। फिर जब हम लोग फ्रेश होने के बाद वापस वहां से उठे तो पता नहीं क्यों, लेकिन हम दोनों को एक अलग सी बेचैनी होने लगी। हमें ऐसा फील हो रहा था मानो हमारे सर के ऊपर कोई भारी चीज सवार हो चुकी है। मेरा दोस्त मेरे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। हम दोनों अभी भी चुपचाप घर की तरफ रवाना होने लगे। हमें घर जाकर नहाना धोना करना था और फिर अपने ऑफिस की तरफ रवाना होना था। तभी मेरा दोस्त थोड़ा सा आगे बढ़ा तो अचानक उसका पैर किसी चीज के अंदर गिर पड़ा, जिस वजह से वह हल्का सा एक गड्ढा में धंस गया। वह गड्ढा थोड़ा सा गहरा था, लेकिन इतना भी गहरा नहीं था कि उसका पूरा पैर उसके अंदर तक जा सके। लेकिन पता नहीं क्यों उस गड्ढे के अंदर उसका पैर पड़ने के बाद वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी हिल ही नहीं पाया और तो उसका पाँव लगातार उस गड्ढे के अंदर फंसता जा रहा था।
ऐसा लग रहा था मानो अब उसका पूरा शरीर ही धीरे धीरे उस गड्ढे के अंदर समा जाएगा। और कुछ ऐसा ही हो रहा था। दरअसल उसका पूरा शरीर धीरे धीरे उस गड्ढे के अंदर गड़ता जा रहा था। मैंने उसका एक हाथ पकड़ लिया, लेकिन उस गड्ढे की ताकत देखने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस छोटे से गड्ढे ने मुझे भी अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। मैं जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा, और उस गड्ढे में इतनी ताकत थी कि मेरी सांसें उखड़ने लगी। मगर तब तक मेरा दोस्त थम चुका था। उसका लगभग आधा शरीर जमीन के अंदर तक तो पहुंच चुका था, और उसी वक्त अचानक से उसका शरीर उस गड्ढे के अंदर तक धंसना बंद हो गया। और फिर मैंने अपने हाथ से अपने दोस्त को बाहर निकालना शुरू कर दिया, और इस पर वह आसानी से बाहर भी निकलने लगा। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसका आधा शरीर खून से भीगा हुआ था। दरअसल उसके पैरों से लेकर कमर तक खून ही खून लगा हुआ था, और उसके साथ ही एक बुरी बदबू भी निकल रही थी। डर से कांपता हुआ शरीर इस हालत में था कि हम पूरी कोशिश लगाने के बावजूद भी यहां से निकल पाने में नाकाम थे, क्योंकि अब हमारे कदम उठ ही नहीं रहे थे। और फिर हमने एक खौफनाक सच्चाई की दास्तान देखी, जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने थी। हमारे सामने औरतों का एक घना लंबा चौड़ा झुंड बैठा हुआ था। सभी औरतें जोर जोर से चीख पुकार करती हुई विलाप कर रही थी। उनकी चीख पुकार हमारे कान के अंदर तक गूंजने लगी। हमारे कानों के पर्दे मानो फटने वाले थे। और फिर उन औरतों के रोने की आवाज कब भयानक हंसी में तब्दील हो गई, पता ही नहीं चला। लेकिन उस समय उनके अंदर से कुछ बाहर निकलने लगी। ठीक से देखने पर पता चला कि जिस गड्ढे के अंदर मेरा दोस्त दाखिल हुआ था, उस गड्ढे के अंदर से कटी फटी काफी लाश बाहर निकल रही थी। और लाशों की दशा इतनी खराब थी कि हमसे देखा नहीं गया। यहां तक मुझे तो तक उबाकियां तक उठने लगी, और उस समय हमारे पास यहां से भागने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और तुरंत ही वहां से भागने लगा। लेकिन वो घना लंबा क्षेत्र काफी दूरी में फैला हुआ था, तो ऐसे में वहां से निकलना आसान भी नहीं था। मगर जब बात जान पर आई हो तो भागना ही पड़ता है। फिर हम दोनों बिना अपना ध्यान पीछे की तरफ किए अच्छी खासी रफ्तार में घर की तरफ बढ़ने लगे। यह एक ऐसा दौर था जहां से मैंने इस गांव को छोड़ने की कसम तक खा ली थी। मैं अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए वहां से भागने की कोशिश में जुट गया। जब मैं और मेरा दोस्त वहां से निकल रहे थे तो बार बार मुझे ऐसा फील हो रहा था। लेकिन जब हमने एक बार के लिए पीछे पलट कर देखा तो हमने पाया कि अब वहां से वो सभी औरतें गायब हो चुकी थी, जो कुछ देर पहले खुले मैदान के अंदर हमें नजर आ रही थी। यह सब देखने के बाद हम दोनों को एक राहत की सांस मिली। लेकिन यह राहत की सांसें सिर्फ कुछ समय के लिए थी, क्योंकि जब हमारी नजरें एक बार फिर सामने की तरफ पड़ी तो अब हमारे सामने की तरफ उन सभी औरतों का बड़ा सा झुंड बैठा हुआ था, और वह उसी तरह विलाप कर रही थी जिसे हमने कुछ समय पहले ही अपनी आंखों से देखा था। फिर हमने वही किया। हम दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे उन औरतों के बीच से भागना ही बेहतर समझा। फिर मैं जल्दी से दौड़ लगाता हुआ अपने दोस्त का हाथ पकड़कर वहां से भाग निकला। लेकिन जैसे मैं और मेरा दोस्त उन औरतों के झुंड में दाखिल हुए तो मेरे दोस्त ने मेरा एक हाथ छोड़ दिया और फिर उन औरतों के बीच एकदम से रुक गया। मैं तो उसकी इस हरकत को देखकर काफी हैरान हो चुका था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि खुद मेरा दोस्त मेरे खातिर उन औरतों के बीच में फंस चुका था। मेरे आंखों के सामने ही मेरा दोस्त जमीन के अंदर धंसने लगा, और जमीन के अंदर धंस जाने के बाद वो सभी औरतें एकदम से गायब हो गई। और उन सभी के गायब हो जाने के बाद मैं वहां से हड़बड़ाहट के मारे अपनी घर लौट गया। दोस्तों, उस दिन जब इस घटना का खात्मा हुआ तो गांव के लोगों को इस घटना की बारे में पूरी बात पता चला। तो वो सभी लोग जब उस जगह पर पहुंचे तो वहां पर गड्ढा खोदने के बावजूद वहां मेरे दोस्त की लाश नहीं मिली। उस दिन के बाद मैंने एक कसम खाई कि आज के बाद मैं इस गांव के अंदर अपना कदम तक नहीं रखूंगा। और फिर मैंने उसी दिन उस गांव को अलविदा कह दिया।
दोस्तों, आज इस घटना को बीते 9 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक मैं उस गांव के अंदर अपना प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि उस गांव के नाम से ही मेरी आंखें दुख में डूब जाती है, क्योंकि मैंने अपना दोस्त जो खो दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।